सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ रहे थे जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कवि परिचय प्राप्त कर लिया था और पाठ का कुछ भाग भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कवि और क्या हमें बताना चाहते हैं। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था। इससे पहले की लाइन में पढ़ दे रहा हूँ। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सबके ऊपर तो मैं मुग्ध था। मैंने इनसे भी ऊपर कुछ बात अगर थी जिसपे वो मुग्ध थे, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से मिलकर सजीव हो उठते थे। किसकी बात कर रहे हैं? बाल गोविंद भगत की लेखक बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। एकदम ग्रामीण परिवेश जो है उसकी जीवंत झांकी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। कौन सा महीना है? आषाढ़ का। आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आएगा? सावन। उसके बाद भादो या भाद्र का महीना। तो ये जो महीना है आषाढ़ का, ये फसल बुआई का महीना है। इस समय खेतों में धान की रोपनी होती है। धान खेत जोते जाते हैं, उसमें निराई गुड़ाई होती है, अर्थात जो कृषि की प्रक्रिया है वह प्रारंभ हो जाती है। तो कवि लेखक क्या कर रहे हैं? आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ के महीने में वर्षा हो रही है रिमझिम करके। समूचा गांव खेतों में उमड़ पड़ा है। अब खेती का महीना है तो आपको पता ही है गांव में अधिकतर लोग कृषि कार्य से जुड़े होते हैं। तो सारा गांव ही जैसे खेतों में उमड़ पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। एकदम वह दृश्य मेरे सामने उपस्थित हो रहा है। क्यों? बचपन में इस दृश्य के साथ ही मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी इस दृश्य को देखता था। मैं अपने चाचा जी के लिए, दादाजी के लिए अपने भाई बहनों के साथ जाता था भोजन लेकर। तो वो देखता था चाचा जी हल बैल चला रहे हैं, खेत जोत रहे हैं और ये धान बोने के लिए खेत तैयार किया जा रहा है। तो बड़ा मजा आता था। हम लोग तो उसी कीचड़ में ही लौट जाते थे। फिर वहीं बगल में ही तालाब था, फिर उस तालाब में जाकर अच्छे से स्नान करके घर आते थे। बड़ा मजा आता था। तो ये दृश्य मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने इसलिए जीवंत हो रहा है क्योंकि यह मेरे जीवन में भी घटित हो चुका है। ये दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। देखिए वही चीज जो मैं भी बता रहा था, ठीक वही बात लेखक भी कह रहे हैं कि धान के खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। क्यों? धान के खेतों में जो पानी भरा होता है, जब हल बैल से उसको जोता जाता है तो एक तरह का कीचड़ तैयार हो जाता है। बिना कीचड़ के आप धान को रोप नहीं सकते, उसके पौधे को रोप नहीं सकते। तो उसके लिए क्या होता है? ये कीचड़ तैयार किया जाता है। तो उसी में हम लोग उछल कूद करते थे। यहाँ भी वो बोल रहे हैं लेखक क्या, कि बच्चे उसमें उछल कूद कर रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा क्या है? दोपहर का भोजन है। दोपहर के भोजन को कलेवा, अर्थात जो औरतें अपने साथ अपने पतियों के लिए, अपने घर के परिवार के लिए जो खेती का कार्य कर रहे हैं, जो खेतों में ये हल जोत रहे हैं, उसके लिए जो दोपहर में भोजन ले जाती हैं उसे कलेवा कहते हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। यानी कौन सी हवा चल रही है? पुरवाई हवा चल रही है।
ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। किसके स्वर की बात कर रहे हैं लेखक? बिल्कुल सही, बाल गोविंद भगत की। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। धान के पौधों को रोप रहे हैं अपने खेतों में, और उनका पूरा शरीर क्या हो गया है? कीचड़ से लथपथ हो गया है। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। अर्थात उनका संगीत का स्वर चारों तरफ फैल रहा है, कुछ ऊपर की तरफ, कुछ आसपास। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ों पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का संगीत है या जादू? जादू ही है, जो सब में खुशी भर दे, उत्साह भर दे, उमंग भर दे, सबको अपनी ओर खींच ले। वह जादू ही हो सकता है। तो वह संगीत का जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया का अर्थ होता है आधी रात। तो भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। यानी बाल गोविंद भगत आधी रात में भी बैठकर क्या कर रहे हैं? संगीत में लीन है, संगीत साधना में डूबे हुए हैं, और कबीर जी के जो दोहे हैं उसको वे गा रहे हैं, अपने स्वर से उसको चारों तरफ प्रसारित कर रहे हैं। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह इसे ना चौंका दे। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। संसार सोया है लेकिन बाल गोविंद भगत जाग रहे हैं, उनका संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। हम लोगों ने ये गाना भी सुना है। यहाँ एक कबीर के दोहे को गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगली कक्षा में बाकी का जो भाग है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।